Question 1. A particle is taken from A to B under the influence of a force field. Now it is taken back from B to A, and it is observed that the work done in taking the particle from A to B is not equal to work done in taking the particle from B to A. If WNC and WC is the work done by non-conservative force and conservative force is present in the system respectively, delta U is the change in potential energy of the system, delta K is change in kinetic energy. Then तो बच्चों हमें एक चीज़ पता है कि जब यहाँ से पार्टिकल ए से बी गया और वापस बी से ए आया जैसे इसने बोला है, तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट. वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इक्वल टू डेल्टा के. तो एक तो अपना ऑप्शन यहीं से मैच कर जाएगा, सी वाला ऑप्शन. फिर हमें ये भी पता है कि जो कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन होता है हमेशा सिस्टम में वो माइनस डेल्टा यू के बराबर आता है. तो इसको अगर हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो वर्क डन बाय एन सी माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा के. एक ऑप्शन अपना यहाँ से ठीक बनेगा, ये अपना ऑप्शन ए ठीक बन जाएगा इससे. ठीक है जी. और वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्सेस का माइनस डेल्टा यू के बराबर होता है, ये हमें ऑलरेडी पता है. तो एक ऑप्शन ये वाला भी ठीक बन जाता है, बी आंसर भी अपना ठीक बन जाएगा जी. तो अपना ए बी सी आंसर बन जाएगा जी इसमें. क्वेश्चन 2. रेफरिंग द ग्राफ्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट. हमें एफ एक्स और यू एक्स ग्राफ दे रखा है और हमें बताना है, कुछ ऑप्शंस बताने हैं कि ठीक है कि नहीं है. जैसे कि जो हमारा ये ऑप्शन है, द पार्टिकल है स्टेबल इक्विलिब्रियम एट पॉइंट 3 एंड बी. तो हमें पहले इक्विलिब्रियम के बारे में बताना है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम कहाँ पे है और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहाँ पे है इन दोनों ग्राफ से. तो पहले हम एफ एक्स ग्राफ को ऑब्जर्व करते हैं जी. एफ एक्स ग्राफ में अगर हम ऑब्जर्व करें बच्चों, तो 1 वाले पॉइंट पे और 3 वाले पॉइंट पे फोर्स 0 है. इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि नेट फोर्स इक्वल टू 0, राइट. तो फोर्स 0 1 पे और 3 पे है, तो इक्विलिब्रियम 1 पे और 3 पे प्रेजेंट है. ठीक है. 1 पे और 3 पे इक्विलिब्रियम कैसा है, 2 पे इक्विलिब्रियम नहीं है. 2 पे तो फोर्स ही 0 नहीं है जी, तो 2 पे इक्विलिब्रियम नहीं है. 1 और 3 पे इक्विलिब्रियम है. अब 1 और 3 पे इक्विलिब्रियम का नेचर कैसा है, तो वो आप बेसिक से चलेंगे, स्टेबल है या अनस्टेबल है. तो अगर 1 वाले पॉइंट को ऑब्जर्व करें, अगर मैं इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से पार्टिकल को डिस्प्लेस करूं, लेट्स से पॉजिटिव में मैंने डिस्प्लेस करा, यहाँ मैं पार्टिकल को ले आया, तो इस पर जो फोर्स लगेगी वो पॉजिटिव में ही लग जाएगी. फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव ही आ गई. तो पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर मैं डिस्प्लेस करता हूँ पार्टिकल को, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही फोर्स लग रहा है. तो यानी कि जो 1 वाला पॉइंट है वो अपना अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया, वापस पार्टिकल अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नहीं जाएगा. 3 वाली पोजीशन से अगर पार्टिकल को डिस्प्लेस करके छोड़े, तो लेट्स से मैंने इसको पॉजिटिव में डिस्प्लेस करा, तो जो मेरा कॉरस्पॉन्डिंग फोर्स बन रहा है बच्चों वो नेगेटिव बन रहा है. तो इसमें कुछ ऐसा होगा कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इसको पॉजिटिव में डिस्प्लेस करा और फोर्स की वैल्यू जो बनी वो नेगेटिव में बन गई. तो यानी कि पार्टिकल वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जाएगा. तो जो हमारा 3 वाला पोजीशन है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है. ठीक है जी. फिर आप यू एक्स ग्राफ को भी देख लेते हैं. यू एक्स ग्राफ में हमें पता है कि जो स्लोप है वो हमें फोर्स देती है. यू एक्स ग्राफ में बेसिकली जो फोर्स होती है ना, वो हम इस एक्सप्रेशन से निकालते हैं, माइनस डी यू बाई डी एक्स से. तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि स्लोप कहाँ 0 है. तो स्लोप तो इस यू एक्स ग्राफ में एक ही जगह पे 0 दिख रही है, बी वाले पॉइंट पे ग्राफ की स्लोप 0 है. तो बी वाला पॉइंट जो है वो इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहा है. ना तो सी वाला पॉइंट इक्विलिब्रियम है, ना ए वाला पॉइंट इक्विलिब्रियम है, राइट. तो यहाँ पे बी अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब ये इक्विलिब्रियम कैसा है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है जी बी पे. जो हमने वो शॉर्ट ट्रिक सीखा था कि अगर बी वाली पोजीशन से हम पार्टिकल को हल्का सा डिस्प्लेस करें और छोड़ें, तो हमें दिख रहा है कि इसमें पार्टिकल वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगा, राइट. तो इधर डिस्प्लेस करोगे तब भी पार्टिकल वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगा. तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है बी पे. अब आप ऑप्शंस अपने मार्क कर लेते हैं. तो पार्टिकल है स्टेबल इक्विलिब्रियम एट पॉइंट 3 एंड पॉइंट बी, बिल्कुल ठीक है जी. द पार्टिकल इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम एट पॉइंट पी एंड 2, ये गलत हो गया क्योंकि बी पे तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है जैसे हमने देखा. नो पावर इज डिलीवर्ड बाय द फोर्स ऑन द पार्टिकल एट पॉइंट्स 1, 3, बी. देखो 1 पे भी फोर्स 0 है, 3 पे भी फोर्स 0 है और बी पे भी फोर्स 0 है. तो हमारे 3 पॉइंट तीनों पे जो फोर्स की वैल्यू है 1, 3 एंड बी, तीनों पे फोर्स की वैल्यू हमने बोला 0 है. और अगर फोर्स 0 है तो पावर F इंटू वी यू तो होता है.
तो पावर की वैल्यू जो डिलीवर्ड होगी इस फोर्स द्वारा वो भी 0 आएगी। तो ये वाला ऑप्शन भी अपना ठीक हो गया, सी वाला। द पार्टिकल हैज़ लीस्ट काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन 1। पोजीशन 1 पे पार्टिकल के पास लीस्ट काइनेटिक एनर्जी है। देखो लीस्ट काइनेटिक एनर्जी तब होगी जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, राइट। अब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, राइट। वो हमें पता है बच्चों, ग्राफ से अगर आप यूएक्स ग्राफ देखो तो आपको पता है कि जो इस तरह का कर्व बनता होता है डाउनवर्ड पैराबोला, तो इसमें जो हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन आता है उसमें कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमें मैक्सिमम दिखती होती है, राइट। तो वी कैन से कि जहाँ पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है अपना, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में हमारी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम आती है। तो हम जस्ट चेक कर लेते हैं कि जो 1 वाला पॉइंट है क्या वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम था। यस, इट वाज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी रही होगी वो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आप देखिए वो मैक्स रही होगी। तो ये ठीक बोल रहा है, द पार्टिकल हैज़ मैक्सिमम हैज़ लीस्ट काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन 1। Question 3. A particle of mass 1 kg lying on x-axis experiences a force where x is the x-coordinate of the particle in meters. The particle points on the x-axis where the particle is in equilibrium. वो पोजीशंस बतानी है जहाँ पे पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है। तो फोर्स हमें दे रखा है, फोर्स को 0 के बराबर करना है। तो पहला स्टेप अपना ये हो जाएगा, इसको इस तरह से लिख लेंगे, इस फोर्स को 0 के बराबर करके x की वैल्यूज़ निकालनी है। x को कॉमन ले लें तो ये बनेगा x इंटू 3x माइनस 2 बराबर 0। तो इसमें या तो x 0 बनेगा या 3x माइनस 2 0 बनेगा। तो दो ऑप्शंस अपने बन जाएंगे, x 0 पे भी आ जाएगा जी और 2/3 पे भी आ जाएगा। तो दोनों आंसर A और C अपने ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन 4. Choose the correct statement of the following. Force acting on a particle for equal time intervals can produce same change in momentum but different change in kinetic energy. तो बच्चों सेम चेंज इन मोमेंटम प्रोड्यूस करना है। तो आप देखो फोर्स हम न्यूटन लॉ से बोलते हैं डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। तो जो डेल्टा पी आएगा चेंज इन मोमेंटम वो डिपेंड करता है फोर्स पे और टाइम इंटरवल पे, जिस टाइम इंटरवल के लिए हमने फोर्स को अप्लाई किया। तो ए वाला ऑप्शन वही बोल रहा है कि अगर एक फोर्स लगाएं पार्टिकल के ऊपर फॉर इक्वल टाइम इंटरवल, उसी फोर्स को सेम टाइम इंटरवल के लिए लगाए तो एफ और डेल्टा टी की वैल्यू सेम है तो डेल्टा पी अपना सेम बनेगा। ये वाली चीज़ अपनी बिल्कुल ट्रू है, इट विल प्रोड्यूस सेम डेल्टा पी, ठीक है। एंड डिफरेंट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बिल्कुल सही बात है। देखो काइनेटिक एनर्जी का चेंज बताने के लिए ना, काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या आएगा उसके लिए हमें वर्क डन देखना पड़ेगा कि उस फोर्स ने कितना वर्क किया। तो वर्क डन देखने के लिए, क्योंकि वर्क डन ही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, तो हमें वर्क डन देखना पड़ेगा। और वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमें डिस्प्लेसमेंट चेक करनी होगी, ठीक है। तो फोर्स भी सेम होना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट भी सेम होनी चाहिए। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होंगे तभी डेल्टा के सेम आएगा, राइट। तो हमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में कंफर्म नहीं है इस सवाल में, डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट हो सकती है। तो डेल्टा के डिफरेंट हो सकता है बिकॉज वर्क डिफरेंट हो सकता है, उस कारण डेल्टा के भी डिफरेंट आ सकता है। तो ये हमारा बिल्कुल ठीक हो गया ये वाला ऑप्शन बी। फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल फॉर इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स कैन प्रोड्यूस सेम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बट डिफरेंट चेंज इन मोमेंटम। तो इस वाले पार्ट में उसकी बात हुई है एफ और एस की, कि अगर एफ और एस सेम है तो वर्क डन सेम आएगा बच्चों। इस फोर्स का जो वर्क डन आएगा वो हमारा सेम आ जाएगा। वर्क डन अगर सेम है, वर्क डन ही डेल्टा के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, वो भी हमारा सेम हो जाएगा। और मोमेंटम के चेंज के बारे में हम नहीं बोल सकते बिकॉज इट कैन बी डिफरेंट, बिकॉज टाइम इंटरवल सेम है कि नहीं है ये नहीं पता हमें। मोमेंटम एक्चुअली डिपेंड करता है एफ इंटू डेल्टा टी पे। तो डेल्टा टी जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुई है, सेम डिस्प्लेसमेंट, वो सेम टाइम इंटरवल में प्रोड्यूस हुई है कि नहीं ये नहीं हमें दे रखा सवाल में, वो डिफरेंट भी हो सकती है। तो उस कारण हमारा डेल्टा के जो है वो तो सेम आएगा इसमें, बट डेल्टा पी डिफरेंट हो सकता है। तो ये वाला पार्ट भी अपना ठीक हो गया, ए और बी ऑप्शन अपने ठीक है। सी ऑप्शन, फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल फॉर इक्वल टाइम इंटरवल कैन प्रोड्यूस डिफरेंट चेंज इन मोमेंटम, ये ए का उल्टा है तो ये गलत हो गया। डी ऑप्शन, फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल फॉर इक्वल डिस्प्लेसमेंट कैन प्रोड्यूस डिफरेंट चेंज इन काइनेटिक, ये अपना बी का उल्टा है तो ये गलत हो गया। तो अपना ए और बी ठीक है जी इसमें। क्वेश्चन 5.
A particle is driven along a straight horizontal track by a motor which exerts a constant driving force. The vehicle starts from rest at t equal to 0 and effects of friction and air resistance are negligible. If kinetic energy of the vehicle at time t is E and power developed by the motor at the time instant is P, which of the following graphs are correct? तो पावर का टाइम के साथ और एनर्जी का टाइम के साथ ग्राफ बनाना है हमें. तो हमें ऐसा मैंशन है कि फोर्स हमारी कांस्टेंट है, इसके कारण एक्सेलेरेशन भी कांस्टेंट आएगी, और हम वेलोसिटी किसी टाइम t बाद लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करके. वो u प्लस ए टी, यू का वैल्यू हमारा 0 है तो वो ए टी के बराबर आ जाएगा. तो मतलब वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है. फिर काइनेटिक एनर्जी किसी टाइम t बाद हाफ एम वी स्क्वायर, v का वैल्यू पुट करने के बाद ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर आ जाती है. तो काइनेटिक एनर्जी का t के साथ ग्राफ अपना पैराबोला बनेगा, तो वो अपना c वाला ग्राफ जी ठीक हो जाएगा. काइनेटिक एनर्जी का टाइम के साथ ग्राफ में c वाला ग्राफ अपना ओके हो जाएगा, इसमें पैराबोला बनेगा, राइट. फिर पावर f डॉट v होती है. अब f तो कांस्टेंट है तो पावर का एक्सप्रेशन आएगा v के प्रोपोर्शनल, और v जो है वो टाइम के प्रोपोर्शनल है, तो पावर डायरेक्टली टाइम के प्रोपोर्शनल आएगी. तो p और t का ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन होगा, तो अपना a वाला ऑप्शन भी ठीक हो जाएगा. तो इसमें a और c अपना ठीक हो जाएंगे और बाकी दोनों इसके अपोजिट है वो गलत हो जाएंगे. Question 6. Two toy cars with different masses originally at rest are pushed apart by a spring. Which of the following should be true? देखो, अगर एक स्प्रिंग ने इनको पुश अपार्ट किया है तो मतलब स्प्रिंग पहले कंप्रेस्ड स्टेट में रहा होगा. तो मान लो ये हमारा स्प्रिंग था और इसको हमने कंप्रेस कर दिया और इसके साथ दोनों के साथ मासेस लगे हुए हैं, 1 वाला मास m, 2 वाला मास m, और यहाँ से हमने इसको रिलीज़ करा. रिलीज़ करेंगे तो ये दोनों मासेस मूव करेंगे, 1 वाला मास लेफ़्ट की तरफ जाएगा और 2 वाला मास राइट की तरफ जाएगा. ठीक है. अब अगर आप ध्यान से देखो तो 1 वाले मास पे फोर्स लेफ़्ट की तरफ लगेगी, 2 वाले पे राइट की तरफ लगेगी. तो ओवरऑल इस सिस्टम पे जो नेट एक्सटर्नल फोर्स आएगी, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम विल बी इक्वल टू 0. दैट मीन्स जो सिस्टम का मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा. ठीक है जी, हर इंस्टेंट पे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा. तो बोथ द टॉय कार्स मूव विद इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटा. तो इसको चेक कर लेते हैं. देखो, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम बराबर आना चाहिए. अब इनिशियल मोमेंटम तो 0 है जब हमने रिलीज़ करा दोनों टॉय मासिस को, वो दोनों का मोमेंटम इनिशियली 0 + 0 0 हो जाएगा. फाइनल मोमेंटम भी 0 आना चाहिए, और फाइनल मोमेंटम ऐसे लिख लेता हूँ, किसी टाइम इंस्टेंट पे इसका P1 है जी मोमेंटम और इसका P2 है मोमेंटम. किसी टाइम इंस्टेंट t पे मैंने देखा P1 P2, राइट. तो टोटल मोमेंटम विल बी P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0. तो यहाँ से अपना बनेगा P1 शुड बी इक्वल टू माइनस P2. इसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि P1 और P2 की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगी और मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होगा, राइट. तो विल एक्वायर इक्वल बट अपोजिट मोमेंटा, ये बिल्कुल ठीक है जी, ये वाला ऑप्शन. बी वाला ऑप्शन, बोथ टॉय कार्स विल हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जीज. देखो, काइनेटिक एनर्जी होती है p²/2m. तो मोमेंटम दोनों का सेम है टॉय मासिस का, तो काइनेटिक एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास हो गई. मोमेंटम p तो सेम ही बनेगा मैग्नीट्यूड में, तो मास दोनों का डिफरेंट है तो काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट आएगी जी. तो बी वाला ऑप्शन अपना गलत हो गया. सी ऑप्शन, द मोर मैसिव टॉय कार विल एक्वायर लेस स्पीड. तो देखो, जिसका मास ज़्यादा है उसकी काइनेटिक एनर्जी कम आएगी, उसकी स्पीड कम आएगी, तो मैसिव मास की स्पीड कम आएगी. सी वाला ऑप्शन अपना ठीक है. स्मॉलर टॉय कार विल एक्सपीरियंस एन एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेटेस्ट मैग्नीट्यूड. देखो, एक्सेलरेशन के लिए हम F = ma को यूज़ करते हैं, तो F/m = a. तो यहाँ पे अगर आप चेक करें तो फोर्स तो दोनों पे सेम ही लग रही होगी, स्प्रिंग दे रहा होगा फोर्स, तो स्प्रिंग की फोर्स तो दोनों मासिस पे सेम होगी, तो एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास हो जाती है इस केस में. तो जिसका मास कम है उसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा आ जाएगी जी. तो ये वाला भी अपना ऑप्शन ठीक है जी. तो इसमें ACD आ जाएगा. Question 7. The kinetic energy of a particle continuously increases with time, then the resultant force. देखो, एक चीज़ हम समझते हैं कि अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है टाइम के साथ तो डेल्टा k का वैल्यू पॉजिटिव है,
और वर्क डन डेल्टा के बराबर होता है, तो मतलब वर्क डन जो फोर्स का हो रहा है वो पॉजिटिव है, रिजल्टेंट फोर्स जो वर्क कर रही है। अब वर्क डन पॉजिटिव कब होता है? वर्क डन पॉजिटिव होता है जब हमारा एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक्यूट हो। तो ये चीज़ें तो हम बोल सकते हैं कि एंगल एक्यूट होगा, राइट। अब चलते हैं ऑप्शंस में। ए ऑप्शन बोल रहा है हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल है मस्ट बी पैरेलल टू द वेलोसिटी एट ऑल इंस्टेंट्स। ये गलत हो गया, पैरेलल होना ज़रूरी नहीं है, एक्यूट एंगल होना ज़रूरी है। ऐसा हो सकता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी पैरेलल ना हो, किसी एंगल पे हो, एक्यूट एंगल पे हो, तो ये गलत हो गया। मस्ट बी वाला वर्ड इसमें गलत है। बी ऑप्शन द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल मस्ट बी एट एन एंगल लेस देन 90 डिग्री एट ऑल टाइम्स, ये बिल्कुल ठीक हो गया, एक्यूट एंगल होना चाहिए। सी ऑप्शन इट्स हाइट अबव द ग्राउंड लेवल मस्ट कॉन्टीन्यूसली डिक्रीज, ये गलत हो गया, बिकॉज इसमें वो वाला केस भी आ सकता है जिसमें हमारे पास एक ब्लॉक है जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ा हुआ है, हमने एक फोर्स लगाई जो कि किसी एंगल थीटा पे है और ये थीटा एंगल एक्यूट है। तो इस केस में वी नो द ब्लॉक विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो जब ये ब्लॉक मूव करेगा तो ये कुछ काइनेटिक एनर्जी को एक्वायर करेगा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। बट इस केस में देखो आप, काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ रही है बट इसकी हाइट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ग्राउंड पे था और ग्राउंड पे ही स्लाइड कर रहा है, तो हाइट सेम भी रह सकती है, कुछ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हाइट जो है वो डिक्रीज़ ही करेगी, राइट। तो मस्ट कॉन्टीन्यूसली डिक्रीज़, ये गलत हो गया। डी ऑप्शन द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स लीनियर मोमेंटम इज़ इंक्रीजिंग कॉन्टीन्यूसली। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम देखने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे p²/2m। तो हमें क्योंकि ऐसा बोला गया है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, तो डायरेक्टली वी कैन सी कि काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ेगी तो हमारा जो मोमेंटम है वो भी इंक्रीज़ ही करेगा, तो वो बढ़ना चाहिए, बिल्कुल ठीक है ये भी। Question 8. A particle of mass 1 kg is taken from rest at infinity, potential energy 0, to a point P. When the body reaches that point, it has a speed of 2 meter per second. The work done by the conservative force is -5 जूल। तो इन्फॉर्मेशन क्या क्या है? एक तो वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स का इस दौरान -5 जूल है। हम इन्फिनिटी से पॉइंट P तक पार्टिकल को लेके आ रहे हैं और जब P पे पार्टिकल पहुंचता है तो उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इन्फिनिटी पे 0 है। ये सब इन्फॉर्मेशन हमें सवाल में दी हुई है, राइट। तो हम ऐसा लिखते हैं, जब हम इन्फिनिटी से P तक लेके आएंगे पार्टिकल को तो इस दौरान वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हमें वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स बताना है ए पार्ट में। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारी P पे हो जाएगी जो हाफ m इंटू v² हो जाएगी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अपनी 0 हो जाएगी जो इन्फिनिटी पे है, तो ये हमारा 2 आ जाता है जी आंसर लेफ्ट हैंड साइड में। और वर्क डन यहाँ से नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का जो आएगा, वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स का -5 है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन ये 7 जूल आ जाएगा जी। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन 7 जूल आ जाएगा। और जो अप्लाइड फोर्स है बच्चों वो नॉन कंजर्वेटिव ही रही होगी, तो उसका वर्क डन 7 जूल आ गया। ये ठीक है ऑप्शन अपना। द टोटल एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी एट पॉइंट P इज 7 जूल। द पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी एट पॉइंट P। तो पॉइंट P पे पहले काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी पे कमेंट करते हैं जी। तो जो हमें पता है कि वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स का रहेगा इन्फिनिटी से P में, वो चेंज इन नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर रहेगा, तो U फाइनल माइनस U इनिशियल। अब U इनिशियल अपना 0 होगा बिकॉज हमें ये दे रखा है कि इन्फिनिटी से P गए हैं हम, तो UP माइनस U इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी को 0 टर्म किया है, तो U फाइनल यानी कि U एट पॉइंट P, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P, इसको सॉल्व करके हमारा 5 जूल आ जाता है जी, राइट। तो पोटेंशियल एनर्जी P पे 5 जूल है, ये हमारा C वाला ऑप्शन ठीक हो जाता है। अब टोटल एनर्जी निकालनी है अगर P पे, तो पोटेंशियल और काइनेटिक का सम करना पड़ेगा। पोटेंशियल 5 जूल आ गई, काइनेटिक हाफ mv² से आएगी, तो वो हमारी 7 जूल आ जाती है जी सॉल्व करके। तो हमारा B वाला ऑप्शन भी ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी एट पॉइंट P प्लस 7 जूल। तो A भी ठीक है, B भी ठीक है, C भी ठीक है। डी ऑप्शन वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस टुगेदर इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये तो वर्क एनर्जी थ्योरम की स्टेटमेंट है, तो ये भी ठीक है। तो A B C D चारों अपने इस केस में ठीक है जी।